हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो 2022 का जो सेट 3 पेपर है, तो बेटा इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन सभी न्यूमेरिकलों का जो हल है बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। तो बेटा आज की क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो तुरंत बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बेटा जब भी हम पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएंगे जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है बेटा, तो बेटे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको प्रश्न स्क्रीन पर बेटा दिखाई पड़ रहा है, आप प्रश्न को अपने पेपर से मिला लें। और बेटा एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो चाहे सेट 1 हो, चाहे सेट 2 हो, चाहे सेट 4 हो, किसी भी सेट की हो, 2022 कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो भी सेट है, आप उसका अगर आप हल चाहते हैं न्यूमेरिकल का, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको सभी सेटों का हल अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बिना देरी के क्लास की अब शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को समझेंगे, बाकी लगवाने का कार्य हम जो है हम कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे आपको दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा। हमें धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखिए बेटा, हमें यहां पे क्या क्या दे रखे हैं। एक तो वर्ग माध्य मूल का मान दे रखे हैं और हमसे कहते हैं क्या है, धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे एक काम करते हैं, यहां पे जो प्रश्न नंबर ये दे रखे हैं, ये दूसरे का घा आपको दे रखे हैं। तो यहां पे बेटा देखिएगा, इसका हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का यहां पे आपको दे रखे हैं घा। अब बेटा देखिएगा, तो यहां पे जो वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान जो है वो आपको दे रखे हैं √2। बेटा IRMS, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर आपको √2 दे रखे हैं। वर्ग माध्य मूल मान जब भी कहेगा आप उसे IRMS से लिखेंगे। और बेटा हमसे कहते हैं धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, और शिखर मान का मतलब होता है बेटा I0 = क्वेश्चन मार्क। अब बेटा यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या करेंगे। अब यहां पे बेटा देखिएगा, हम सूत्र एक हमारा होता है IRMS बराबर, बेटा आप ध्यान दीजिए, IRMS बराबर I0/√2। बेटा ये सूत्र होता है। अब बेटा IRMS के स्थान पे हम √2 लिख देंगे। ये आपका I0 चल रहा था और बटे में तो बेटा √2 होता ही है। बेटा √2 की गुणा बेटा √2 से करेंगे तो आपका केवल 2 हो जाएगा, यानी I0 बराबर, यानी कहने का मतलब है जब भी रूट होते हैं तो रूट उनका हट जाता है। तो √2 की गुणा √2 से करेंगे, रूट हटेगा तो केवल 2 आ जाएगा। तो I0 बराबर 2 आ चुका है। इसका मात्रक बेटा होता है एम्पियर। AMP का मतलब बेटा एम्पियर। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैं आशा करूंगा कि आप इस प्रश्न का हल जो है बेटे अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपको प्रश्न आपको दे रखे हैं दूसरे का, ये चाहे अगला, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रतिदिन वो 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, हमें विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। तो बेटे कहीं मत जाइए, देखिएगा बेटा दूसरे का यहां पे जो चा दे रखे हैं उसका बेटा हल हम लोग बेटा समझेंगे। अब देखिए बेटा,
हमें वह हुई विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो बेटा देखिएगा, यहां पे काम करते हैं बेटा, वह विद्युत ऊर्जा बराबर यानी खर्च हुई विद्युत ऊर्जा बेटा हम लोग निकालेंगे। तो बेटा इसका फार्मूला होता है बेटे वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और बेटा बटे में क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। ये बेटे जी आपका सूत्र होता है। अब बेटा एक काम करेंगे, वाट, अगर बेटा प्रश्न में देखो वाट कितना दे रखा है, वाट आपको दे रखे हैं 60, तो बेटा 60 लिख देंगे। घंटा आपको कितना दे रखा है 24, दिन प्रतिदिन कहते हैं तो प्रतिदिन का मतलब एक दिन। और सुनिए हमें एक दिन का खर्च निकालना है, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा देखिए वाट हो गया, घंटा आपको 24 दे रखे थे, दिन आपका 1 हो गया, और बटे में बेटा क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे। लेकिन बेटे एक बात बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई चीज जल रही होगी ना, उसी का तो वाट होगा। तो बेटा हम ये देख लेंगे कि कौन सा उपकरण जो है यूज हो रहा है। तो यहां पे कहते हैं 200 बल्ब है, तो बेटा बल्ब हो चाहे पंखे हो चाहे मोटर हो, लेकिन यहां पे कोई या तो देखो बेटा, या आप कोई एक उपकरण का लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इस वाले प्रश्न में केवल बल्ब दे रखे हैं तो बल्बों की संख्या की बेटा आप गुणा कर देंगे। अगर बल्ब दिए हैं तो बल्ब से गुणा करेंगे, पंखा होगा पंखा से गुणा करेंगे, मोटर होगा मोटर से गुणा करेंगे। फिलहाल यहां पे बल्ब दे रखे हैं तो मैं बल्ब को ही लिखूंगा। अब बेटा 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहां पे बेटा 24 दुना आपका होता है बेटा, यहां पे देखिए 48, 48 की गुणा आप 6 से करेंगे, 6 8 48 का 8, 6 चौक 24 और 4 88, यानी कहने का मतलब ये 288 वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका यूनिट हो जाएगा। यानी 288 यूनिट जो है ऊर्जा खर्च होगी। मैं उम्मीद करूंगा बेटे आप इस प्रश्न का भी हल अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक बिल्कुल करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे का जो दे रखे हैं न्यूमेरिकल, उसका हल बेटा हम लोग फटाफट समझेंगे। और बेटा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, तीसरे का हमको दे रखे हैं गा से गमला। देखिए क्या दे रखे हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की, बेटा त्रिज्या हम किससे लिखते हैं आर से, तो बेटे आर बराबर आपको दे रखे हैं 0.7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में बेटा है, कोई बात नहीं एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं। बेटा आप इसे चेंज कर लें तो बेटा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो आपका होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पे 10 की घात -10 ये मीटर हो गया। अब सुनिए हमसे क्या कहते हैं, 6.6 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा चाल को हम यहाँ पे वेलोसिटी से v से लिख लेंगे, 6.6 क्रॉस 10 की पावर यहां पे आपको दे रखे 4, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए कि जो कक्षाएं हैं उसमें धारा कितनी बह रही है, हमें I का मान फाइंड करना है। बेटे सूत्र होता है Q बराबर आपका IT होता है, Q बराबर आपका फार्मूला होता है IT। आप यहां पे क्या करेंगे, I का मान यहां पे हमें ज्ञात करना है। पहली चीज इस Q के स्थान पे बेटा हम E लिख देंगे, E क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेटा E मींस आपका होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहां पे लिया जाएगा। तो E बराबर IT बनेगा, I इज इक्वल टू बेटे E बटे T बन जाएगा। बेटा एक सूत्र होता है आवर्त काल का, या तो आवर्त काल कह दो या फिर समय बराबर निकाल लेंगे। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो बेटे T बराबर, तो दूरी का मतलब ये होता है कि एक चक्कर चलो, जैसे मान लो कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या 100 हो रहा है, इसका मतलब वृत्त के रूप में होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आवर्तकाल कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां से चलेंगे, मान लो आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर में चली गई दूरी। बेटा यहां से चलेंगे तो ये पूरा यहां तक आएंगे तो परिधि बनेगा नहीं बनेगा, और टोटल परिधि का सूत्र होता है, यानी दूरी वही समझ लो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई r,
बोलिए एक चक्कर में 2 पाई आर ही तो चलेंगे, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अच्छा जब चलेंगे तो इसमें चाल होगा हमारा v, चाल भी तो लगेगी तो यहाँ पे v ले लेंगे। कुल मिला के कहानी यह है कि t बराबर 2 पाई आर अपान v, लग गया फार्मूला। अब बेटे इसमें एक काम करेंगे, बेटे यहां पे आपको I दे रखे, ये आपका E है, इस T के स्थान पे हम लिख देंगे 2 पाई R बटे V। ये V कहां जाएगा ऊपर, I बराबर आपका बनेगा EV अपान 2 पाई R। बेटे स्मॉल e का मान 1.6 × 10⁻⁻19, यहां पे आपको वेग दे रखे, वेग का मान 6.6 क्रॉस 10⁴ दे रखे हैं, बटा लगा देंगे 2, पाई का मान 3.14 नहीं लेंगे, यहां पे 22/7 लेंगे, तो बेटा 22/7 हो गया। आर का मान यहां पे कितना दे रखे हैं 0.7, 10⁻−10 हो जाएगा। यहां से हटाएं, यहां से हटाएं, कोई परिवर्तन, यहां से हटा देंगे तो यहां पे आपका बेटा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10। अब देखो बेटा यहां पे क्या करेंगे, काट देंगे, 7 से ये 7 कैंसिल, 22 एक कम 22, 22 से आपका 66 हो जाएगा। यहां पे बेटा 2 एक कम 2, 2 8 16 कर देंगे। कुल मिला के कहानी ये है 8 3 आपका 24 हो जाएगा, यहां पे आप 24 लिख देंगे। और दूसरी चीज ये नीचे 10 था, 8 3 24 ऊपर बन चुका है, नीचे 10 है, तो ऊपर आपका एक संख्यावाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 10 में एक 0 होता है, तो ऊपर एक संख्यावाद पॉइंट आपको टिप देना है। चलिए इनसे मिलते हैं पावर से, ये बेटा 10 ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, 10 और 4 कितने होते हैं 14, 14 ये कम करो 19 में से तो आपका बनेगा 5, क्यों क्या बनेगा 5, और 5 ये काहे के होंगे बेटा, ये माइनस में होंगे। धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। आई होप कि आप इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, वीडियो पर अगर आप आए हैं तो बेटा अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो 2023 में उसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पूछेगा तो भैया है ही है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला हमें प्रश्न क्या दे रखे हैं उसे पढ़ते हैं और आपको लगवाते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बेटा मिलेगा आपको अगला। अब जो हम आपको सॉल्व करवाएंगे ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप एक क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको बेटा हम पढ़ेंगे और आप उसे समझें। ये तीसरे का बेटा आपके लिए हम घा लगवाएंगे, घा से घड़ी, साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कि इस अक्षर से क्या होता है। कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुणों का उल्लेख आप कर सकते हैं, कॉपी से लिख देंगे। ठीक है, 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है। यानी विद्युत चुंबकीय, आपको मालूम है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तीनों लंबवत होते हैं। ठीक है, अगर एक्स दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है, चल रही है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका वाई और जेड में होगा। मान लो विद्युत चुंबकीय तरंग अगर वाई अक्ष की दिशा में है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग अगर वाई अक्ष की दिशा में है तो आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका ये एक्स और जेड में हो सकता है। ठीक है, कहानी कुछ ये है। अब हमें क्या दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र का सदिश दे रखे हैं, तो वो दे रखे हैं बेटा ई वेक्टर बराबर, न्यूमेरिकल हम लगवा देंगे, थ्योरी कॉपी से कर लीजिएगा। ई वेक्टर बराबर आपको दे रखे हैं 6.3 और यहां पे आपको दे रखे हैं जे कैप, मात्रक दे रखे हैं वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए ई वेक्टर बराबर 6.3 जे वोल्ट प्रति मीटर दे रखे हैं। अगर मैं वेक्टर हटा दूं और यहां पे आपको जे दे रखा है, तो जे का बेटा एक्स वाई जेड, तो एक्स अक्ष की दिशा में तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। अब बचते हैं वाई और जेड, तो वाई का मतलब होता है जे कैप, जेड का मतलब होता है के कैप, यही तो इनकी सदिश होते हैं। अब सुनिए यहां पे जे लगा हुआ है, इसका मतलब आपको ई वाई दे रखा है 6.3
और जे हटा देंगे, इसका मात्रा लिख देंगे भैया वोल्ट प्रति मीटर। अब हमसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र का हमें सदिश ज्ञात करना है, तो यहां पे फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते। तो बीजेड ही तो होगा जेड अक्ष की दिशा में, तो बीजेड बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, सदिश ज्ञात करना है तो आप वी वेक्टर लगा सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए बेटा, सबसे पहले काम करते हैं, आपका सूत्र होता है बी वाई बराबर पहले बी जेड बराबर निकाल लेते हैं, जेड अक्ष की दिशा में निकाल लेते हैं, सदिश में तो चेंज कर लेंगे। बी जेड बराबर आपका होता है बेटा ई वाई बटे सी, ये सफिक्स में है वाई। बी जेड बराबर ई वाई बटे सी, ई वाई का मान है 6.3, सी का मान है 3 गुणे 10 की घात 8। यहां से आप हटा देंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ना हटाओ बाबा, ऐसा ही करो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो बीजेड बराबर 2.1 क्रॉस 10 की पावर -8। आपका 8 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा आ गया टेस्ला में। अब सुनिए, अब हमें सदिश ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख दूंगा बी वेक्टर और 2.1 क्रॉस 10 की पावर -8, ये जेड था तो यहां पे क्या लग जाएगा, के कैप लग जाएगा और मात्रक आप टेस्ला लिख सकते हो। बताइए, आप इसका भी हल समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे का जो घात दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का जो यहां पे खा दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 का जो खा दे रखे हैं उसका हल हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं और देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। गजब का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 का खा। और खा से तो आपको मालूम भैया है खरगोश वाला क्वेश्चन है, होशियार क्वेश्चन। देखिए यहां पे एक चित्र बना हुआ है, चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा, बाकी बेटा हम बोर्ड पे बना रहे हैं, ध्यान देंगे सब लोग। चित्र हम बना रहे हैं बोर्ड पे क्योंकि बहुत जरूरी है। ये कुछ चित्र आपको इस प्रकार से दे रखे हैं, देखिएगा। चित्र कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीजें इसमें संधारित्र दे रखा है। ये सी है, संधारित्र दो प्लेटों का युग्म होता है। इधर आपको 2 म्यूएफ दे रखे हैं, इधर भी आपको 2 दे, सब जगह शायद 2 ही 2 दे रखे हैं। इधर भी आपको 2 दे रखे हैं, इधर भी आपको 2 दे रखे हैं। गजब वाला प्रश्न दे दिया। ठीक, इधर भी आपको 4 दे रखे, इधर 4 म्यूएफ हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको दे रखी है, सी है वो 4 है, ये 2 2 2 ये दे रखे हैं। अब सुनिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 का खा दे रखे हैं बेटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक एक बॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे पहला बॉक्स हम ये ले लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक संधारित्र इधर है, एक संधारित्र इधर है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तब तुल्य धारिता, तब तुल्य धारिता निकाल लो। तो समांतर के लिए सूत्र होता है C1 + C2। बेटे C1 का मान 2, C2 का मान 2, तो कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। इसे मैं C डैश कह देता हूं। बताइए C डैश आ गया।
अब बताइए इन दोनों को सॉल्व करने पर 4 आ चुका है। अब ये 4 और ये 4 देखो एक ही रेखा में है, समांतर हो नहीं सकता है, क्योंकि एक तो इन दोनों को हल करने पर एक संधारित्र बनेगा, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो समांतर क्रम तभी जोड़ेंगे जब आमने सामने एक ही एक बराबर उनकी है, बराबर उनकी वैल्यू हो। तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों को हल करने पर एक मान प्राप्त हो चुका है। अब एक इन दोनों को मिलकर एक संधारित्र बना, वो ले लेंगे और फिर ये 4 ले लेंगे, तो आपका ये दोनों किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप इतना तो चित्र समझ ही गए, हमने इतना मिटाल दिया। क्यों हम श्रेणी क्रम कह रहे हैं बाबू, देख लो ये ऐसे बनेगा फिगर, तो हम कह सकते हैं ये 4 माइक्रोफेरड आ चुका है। बस अब 4 माइक्रोफेरड अब तो आपको खुले दिमाग से लग रहा होगा। 4 माइक्रोफेरड किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। तब और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 और 1/C2। बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, C1 का मान 4, C2 का मान 4। अब आप सॉल्व करें तो बेटा 1/C बराबर 2/4 आ गया, 2 1 कम 2 दूनी 4, C बराबर 1 1 हटेगा, डायरेक्ट हम लिख सकता हूं 2 माइक्रोफेरड। ये हमारा डबल डैश आ जाएगा। बताइए, क्योंकि मानों में अंतर रखोगे तो कंफ्यूजनवा नहीं होगा, तो C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफेरड आ गया। अब बताइए इन दोनों को हल करने पर एक संधारित्र बेटा बन गया, तो ये आपका 2 माइक्रोफेरड। अब 2 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड अब किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। फटाफट इतना करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बेटा हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब बेटा कहानी यह है, 2 माइक्रोफेरड तथा 2 माइक्रोफेरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब समांतर क्रम में है, तब बेटा सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान 2 है, C2 का मान 2 है, ये टोटल आपका 4 माइक्रोफेरड। और बेटे जी इस पे मैं मान लेता हूं ट्रिपल डैश, तो C ट्रिपल डैश का मान 4 माइक्रोफेरड आ चुका है। ठीक, अब देखो बेटा इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको 4 माइक्रोफेरड प्राप्त हो चुका है। ठीक, अब ये हमारी बात सुनो, 4 माइक्रोफेरड और ये C, अब ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं जो ये आया है 4 माइक्रोफेरड तथा C किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। बहुत गजब का सवाल है भैया, श्रेणी क्रम में है। तब जब श्रेणी क्रम में बेटा है तब इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/C बराबर 1/C1 और 1/C2। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। और हमसे प्रश्न में A और B के मध्य तुल्य धारिता हमको दे रखी है 2 माइक्रोफेरड। प्रश्न में ही तुल्य का मतलब होता है ये वाला, C1 C2 अलग अलग है, केवल C आपका तुल्य धारिता है। और चित्र में हमको C का मान ज्ञात करना है, तो तुल्य के C के स्थान पे हम 2 लिख देंगे। देखिए तुल्य धारिता दे रखा है और C1 के स्थान पे क्या लिखेंगे 4 और C2 के स्थान पे क्या लिख देंगे C। सॉल्व करें तो 1/2 की तरफ 1/4 लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मिटाल दे, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब बेटा इसी के आगे देखते हैं। देखो बेटे जी इसके आगे हम क्या करते हैं, 1/2 सॉल्व कर लो, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, क्रॉस गुणा करो, 4 दूनी 8 बराबर 1/C। ये आपका 2/8 बन गया C। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 बनेगा। C बराबर आप लिखेंगे 4 माइक्रोफेरड। तो हमें संधारित्र का जो मान प्राप्त हुआ C का वो 4 माइक्रोफेरड प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हल था कंप्लीट हुआ। अब बेटा हम लोग आगे के प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न आपका दूरदर्शी से लिया गया है।
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको करवाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर दें। अगर कर दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बेटा जरूर कर दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्रश्न नंबर 4 का ख था। अब हम लोग बेटा समझेंगे प्रश्न नंबर 4 का अंगा। 4 का अंगा देखो बेटा क्या दे रखे हैं। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो उपर्युक्त किरण आरेख दर्शाइए। तो बेटा चित्र इसका अपवर्ती दूरदर्शी का बुक से बना लीजिएगा, आपको सर ने करवाया होगा नोट्स पे, आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल हम बेटा लगवाएंगे। फिर इसी के आगे हमसे कहता है यदि इस दूरदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर और कहते हैं अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 250 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हो, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा हमको अभिदर्शक की फोकस दूरी दे रखी है और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी है। हमसे कहते हैं आवर्धन क्षमता ज्ञात करो और हमसे कहते हैं दूरी ज्ञात करो। तो बेटा अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होती है अभिदर्शक की, उसे FO से लिखते हैं, और जो आपका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है कि उसे FE से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे FO बराबर आपको दे रखे हैं 250। कितना दे रखे हैं? 250 सेंटीमीटर। और बेटा FE बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं। हमसे कहते हैं आवर्धन क्षमता को M से लिखते हैं, M बराबर क्वेश्चन मार्क, बीच की दूरी के लिए D बराबर क्वेश्चन मार्क। M बराबर सूत्र होता है FO बटे बेटे FE। बेटे FO के स्थान पे 250 लिख देंगे, FE के स्थान पे 5 लिख देंगे। 5 एकम 5, 50 25 कर देंगे बेटे, आवर्धन क्षमता का मान 50 आ गया। लेकिन एक खास बात बेटा ये है कि आवर्धन क्षमता का मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो D बराबर दूरी के लिए FO प्लस FE लगा देंगे, यहां पे D लिख देंगे। FO का मान 250 है, FE का मान 5 है, तो यहां पे 250 में आप 5 जोड़ देंगे, तो मुझे पता है कि आप जोड़ने में माहिर हैं, तो 255 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का अंगा जो दे रखे थे उसका हल भी बेटे जी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको प्रश्न नंबर 5 का जो गा दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझेंगे। और हो सकता है ये 5 का जो गा दे रखे हैं ये रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे छोड़ के आएंगे अगर ये आ जाएगा, लेकिन आप नहीं छोड़ के आएंगे। क्यों? आप हमारी वीडियो पे आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं यंग द्विझिर्री प्रयोग में 0 क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.50 मिमी यानी मिलीमीटर एवं 14.50 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्राम है। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्राम हो जाए तब उसी समायोजन हेतु 0 क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 का ये गा दे रखे हैं। फिर गमला वाला आ गया प्रश्न। देखिए क्या दे रखे हैं। यहां पे 0 और 10वें क्रम की दीप्त फ्रिंजों की स्थिति दे रखी है। तो पहले हम यहां पे चौड़ाई निकालते हैं इन दोनों की। जब ये स्थिति चौड़ाई निकाल लेते हैं तो बेटा W1 मान लेते हैं, क्योंकि विद मिस होता है चौड़ाई। तो यहां पे आपको जो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां दे रखा है 0 और 10वां,
तो 14.50 ज्यादा वाले में से कम वाला आप माइनस करेंगे 11.50 और बटे में देखिए दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों में से माइनस करेंगे और क्रम में से माइनस करेंगे, तो क्रम आपका 10 है, फिर आपका 0 है। ठीक, अब यहां पे W1 बराबर 14.50 में से 11.50 घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 3 बचेगा और बटे में आपका आ जाएगा 10। ये चीज आपका mm में आया हुआ है, मिलीमीटर में। नीचे 10 है तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट, तो 0.3 mm बन गया। अब सुनिए, यहां पे तरंग दैर्घ्य दे रखा है 2 प्रकार की, तो पहले वाले को λ1 मान लेंगे। λ1 आपको दे रखे 6000 एंगस्ट्राम और बेटा λ2 आपको दे रखे हैं 5000 एंगस्ट्राम। ठीक, अब सुनिए, हम W2 फाइंड करेंगे। हमें यह पता करना है कि शून्य क्रम एवं 10वें दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करना है। यानी यहां पे जो दे रखे थे किसी दूरी पर मिलती, हमें स्थिति याद करना, पोजीशन उनकी, तो अभी पता चल जाएगी। तो अब एक फार्मूला होता है बेटा, अगर 2 चौड़ाई हो 2 तरंग दैर्घ्य हो तो उनका सूत्र होता है W1 बटे λ1 W2 बटे λ2। अब आप मान रख दे, W1 का मान जो है ये आपको 0.3 दे रखे हैं। λ1 की अगर हम बात करते हैं ये आपको 6000 एंगस्ट्राम दे रखे हैं। चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये बेटे कट जाएंगे। W2 λ2 का मान बेटा 5000 एंगस्ट्राम, तो ये पूरा एंगस्ट्राम और 000 कैंसिल हो गया। 0.3 आपको मिलेगा, बटे में 6 लिख दूंगा। W2 है, बटे में 5 है, हटा दोगे 0 बढ़ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20। इधर आपका W2 बराबर 1/4 आएगा। 1 को आप 4 से भाग करेंगे तो 0.25 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा? mm आ जाएगा। ठीक, अब सुनिए, इतना आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। 3 नंबर में है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बेटा यहां पे हम लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे? 0 तथा 10, 0 तथा 10वां क्रम की 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंज की स्थिति बराबर, तो क्या हो जाएगा? एक तो आपको दे रखे थे 11.50 प्लस यहां पे आपको 0.25 हम निकाले हैं और गुणे में 10 थे। 0 का मान हो गया 11.50, ठीक है, और 10वें का हमने ज्ञात किया है 0.25 और गुणे में कर दूंगा 10। तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब ब्रश सॉल्व करेंगे तो 11.50 हटा देंगे पॉइंट, नीचे आपका 2 0 बढ़ेगा, 1 से कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी 1 0 बच रहा है। तो ऊपर आपका 2.5, 11.50 में 2.5 आप जोड़ देंगे, 5 5 4 14, यानी कुल मिला के कहानी बेटा कुछ ऐसी बनी, ये 14 mm आ जाएगा। 14.00 mm आपका आ जाएगा। बताइए, या 14 लिख दें? इस प्रश्न का भी बेटा हल कंप्लीट हुआ। आगे इसमें आपको अगला जो प्रश्न आपको दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 5 का घा दे रखे हैं। ये आपका प्रत्यावर्ती चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर का तो न्यूमेरिकल आना है, पक्का है आएगा न्यूमेरिकल। मिटाल दें। चलिए प्रश्न नंबर 5 का हम लोग देखेंगे, क्या दे रखे हैं? घा। चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घा दे रखे हैं, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। आपको एक फिगर दे रखा है, चलिए चित्र हम बना देते हैं। चित्र आपको दे रखे हैं इस प्रकार से, पहले एक कुंडली है, फिर आपको दे रखे हैं संधारित्र और फिर आपको दे रखे हैं प्रतिरोध।
3 प्रकार के सर्किट लगे हुए हैं, ठीक। और फिर यहां पे प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर का तो न्यूमेरिकल तो हर बार आता है। इधर कुंडली का जो वोल्टेज है 20 वोल्ट है और इधर आपको दे रखे हैं 11 वोल्ट, संधारित्र का प्रतिरोध का दे रखे हैं 9 वोल्ट। देखिए इसको L बोलते हैं, ये C होता है, ये आपका R होता है। कुंडली को L से लिखते हैं, संधारित्र को C से लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं। कुंडली के सिरों का वोल्टेज 20 है, धारिता के सिरों का 11 है, प्रतिरोध के सिरों का 9 है। हमसे कहते हैं परिणामी वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमसे कहते हैं कलांतर ज्ञात करो, फाइव इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहीं मत जाइए, बहुत ही सिंपल है। देखो तो हम कह सकते हैं कि अगर L के सिरों के बीच का वोल्टेज है तो VL बराबर हम लिख सकते हैं 20 वोल्ट। अगर हमको ये दे रखे हैं C तो VC बराबर लिख सकते हैं बेटा 11 वोल्ट। संधारित्र के सिरों का वोल्टेज है, उसको लिख सकते हैं VR, ये आपका 9 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो परिणामी के लिए V बराबर सूत्र होता है बेटा VR स्क्वायर, सफिक्स में है, प्लस VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर। VR का मान कितना है आपको दे रखे हैं 9 की घात 2, VL का मान कितना दे रखे हैं 20, ये 11 है। 20 में से आप 11 घटा देंगे तो आपको पता चलेगा 9 की घात 2। इधर 9 की घात को 81 लिखे थे, इधर भी 81 हो गया, ठीक। या फिर एक काम करो, आसान कर देता हूं, 9 की घात 2 को 9 की घात 2 ही लिखते हैं। यहां पे 9 की घात 2 9 की घात 2 2 बार है, तो ये बताओ, तो 9 की घात 2 9 की घात 2, एक 9 आपका बाहर आ गया और अंदर आपका 2 रहेगा, क्योंकि ये 2 9 की घात 2 बनेगा ना। तो 9 की घात 2 है, इसका एक 9 बाहर आ गया रूट से और 2 अंदर रहेगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। मैं आशा करूंगा कि यहां पे परिणामी जो वोल्टता थी आप समझ गए होंगे, ठीक। हमसे कहते हैं कलांतर, तो कलांतर पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम बेटा कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। कलांतर को लिखते हैं फाई से। tan फाई बराबर आप लिखेंगे, ध्यान दो, आपका होता है VL माइनस VC और बटे आपका VR। सिंपल है, VL के स्थान पे आप 20 लिख देंगे, VC के स्थान पे 11 और बटे में आपको दे रखा है 9। तो 20 में से अगर बताएं तो आपका 9 बचेगा, 9 9 कैंसिल हो गया, तो tan फाई बराबर 1। और tan ही में ये कितने का मान होता है बेटा, ये आपका होता है 45 का। tan हटेगा तो फाई का मान आ गया 45 अंश। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का जो घात दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब इसी सेट में अब आपको हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहे हैं, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब कौन सा आ रहा है वो देखते हैं। अगला आपको प्रश्न नंबर यहां पे जो 6 दे रखे हैं उसमें आपको प्रश्न यहां पे दे रखा है, तो उसका हल हम लोग समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको पिछले सेट में हमने लगवाया भी था, ठीक है। कापर है और हमको ये पता करना है एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। कापर दे रखा है, उसका परमाणु क्रमांक दे रखा है, उसका परमाणु भार दे रखा है। तो बेटा आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। सेट 2 में, सेट 2 की जो वीडियो 2 है बिल्कुल वैसे ही लगेगा, ठीक है बेटा, आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 जो है वो हम आपको होमवर्क में देते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको हम बेटा होमवर्क में दे रहे हैं। ये आप कैसे करेंगे, सेट 2 की जो सेट 2 आपका जो करवाया गया था 2022 का, उसका जो वीडियो नंबर वो 2 है उसमें आपको बताया गया, कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 तो आपका होमवर्क में हो गया। अब इसमें हम आगे के प्रश्न देखते हैं। इसमें आगे अब आपको प्रश्न नंबर दे रखा है, बात करें
प्रश्न नंबर आपको यहां पे दे रखा है 8। काफी सुंदर सा प्रश्न है, 5 नंबर में है, लेकिन 2 नंबर न्यूमेरिकल के हैं और शेष नंबर आपका यहां पे डेरिवेशन का है। तो डेरिवेशन तो आप कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर आप देखिएगा 8। तो प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं प्योर रूप से ना खंड कोई नहीं है, 8 नंबर है डायरेक्ट। हमसे कहते हैं संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। बेटा 2 लेंस से परस्पर संपर्क में रखे, उनके हमें फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। कुल मिला के कहानी यह है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इस चीज को आपको सिद्ध करना है और मैं आशा करूंगा आप सिद्ध भी कर लेंगे। आपको सर ने करवाया होगा, आप कर लीजिएगा। अब बेटा ये तो खंड कंप्लीट हो गया। इसी के आगे हमसे कहते हैं प्लस 5d माइनस 2d क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। यहां पे 2 क्षमताएं दे रखी है। एक की क्षमता है तो एक की क्षमता को P1, यहां पे आपको 5 डायोप्टर, P2 बराबर आपको -2 डायोप्टर। एक प्लस में है एक माइनस में है। हमको पता चल गया कि एक प्लस उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा। तो P1 बराबर 5 डायोप्टर, P2 बराबर -2 डायोप्टर। हमें कहते हैं कि टोटल फोकस दूरी, इन दोनों क्षमताओं को अगर मैं मिला दूं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर सूत्र होता है P1 प्लस P2। भैया पीट दो उधर के। P1 का मान क्या है 5, P2 का मान 2 है। 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 3 डायोप्टर आ जाएगा। अब यहां पे बहुत बच्चे क्या होते हैं अलग अलग निकालते हैं। P1 से F1 निकालेंगे, P2 से F2 निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आप सिंपल सा करेंगे। तो एक सूत्र होता है P बराबर 100/F फार्मूला। ये सूत्र हम तब लगाते हैं जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में लाना होता है। अब देखिए तो यहां पे एक काम करेंगे, F बराबर सूत्र होता है बेटा 100/P, मान रखेंगे तो P का मान आपको दे रखे हैं 3। 100 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 33.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो हमें ज्ञात करनी थी वो हमको 33.3 सेंटीमीटर प्राप्त हो चुका है। यह भी बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा के जाएंगे। अब जो बेटा हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझेंगे, प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा है उसका हल हम लोग देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, हमसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस कोई काल्पनिक पृष्ठ है उससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन जो भी जितनी भी निकलेंगी उनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं और कुछ नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की ही रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं माना जाता है। फिर हमसे कहते हैं एक प्रमेय है फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय सिद्ध करने को कहते हैं, आपको करवाया गया है। आप गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप अपने आप से कर लीजिएगा कॉपी से। मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। यहां पे कहते हैं उसी के आगे वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखे हैं, यानी ई वेक्टर आपको दे रखे हैं 14i के प्लस आपको दे रखे हैं बेटा 3j के माइनस आपको दे रखे हैं 5k के। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट ब्रैकेट लगा देते हैं, वोल्ट प्रति मीटर आपको दे रखे हैं। हमको अब दे रखे हैं ए वेक्टर बराबर आपको दे रखे हैं 4j के, ये मीटर स्क्वायर है। हमसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाई ई बराबर सूत्र होता है ई ए वेक्टर। गजब का क्वेश्चन है, ई के स्थान पे 14i के प्लस 3j के 5k के
ए वेक्टर का मान आपको दे रखे हैं 4j के, कितना 4j के दे रखे हैं। तो फाई ई बराबर सॉल्व करो तो देखो 14i की गुणा सबको आती होगी। आपको मालूम ये भी है कि आई जो होता है इनका मान 1 होता है, यानी सेम अगर होंगे तो उनका मान 1 होगा, अनसेम होगा उसका मान 0 होगा। तो यहां पे देखिएगा आई 1, जे 1, के 1, आई जे 0, के जे 0। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे 14 की गुणा 4 से कर 0, क्योंकि आई और जे दे रखा है ना गुणांक, तो आप केवल जे ही वाले से कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और जे गुणांक है, तो 3 चक्कू 12 और जे का 1, तो 3 चक्कू 12 आ जाएगा। और वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक, इस मात्रक को आप जरूर ध्यान रखिएगा वैद्युत फ्लक्स का। इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, फाई ई बराबर सूत्र होता है बेटा ई के स्थान पे बेटा हम V/L लिख सकते हैं। ए का मतलब क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को L मान लिया, यल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे V बचता है, L बचता है, तो इसको हम कह सकता हूं बेटा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेटा वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बेटा सेट 3 जो यहाँ पे दे रखा था 2022 का भौतिक विज्ञान का, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आए थे बड़े बड़े नंबरों में, वो चाहे 1 नंबर का न्यूमेरिकल हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, सभी न्यूमेरिकलों का हल जो आने वाले एग्जाम में है 2023 के संबंधित सभी न्यूमेरिकलों का हल मैंने आज की क्लास में बेटा हमने समझ लिया है। अब बेटा अगला जो हमारा सेट है वो सेट 4 है। इसका जो हल होगा उससे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा सेट 3 में जितने न्यूमेरिकल थे मैंने अपने तरीके से जो भी उनका हल समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और मेरी कही हुई बात कुछ आपको समझ में आई हो तो बेटे अंत में एक बार मैं फिर कह देता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हो चाहे 2 सब्सक्राइब हो, चाहे 1 लाइक हो चाहे 2 लाइक हो, इन सबसे मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है, क्योंकि बहुत ही कम सिस्टम में हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपके द्वारा ही हम बेटा सफल हो सकते हैं। तो बेटा सेट 4 का जो हल होगा उसे हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।